जय हिंद दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में मनुष्य की चेतना की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चेतना को कैसे उभारा जा सकता है, कैसे उनका प्रयोग किया जा सकता है और कैसे इन्हें बढ़ाया जा सकता है और इस ताकत से दुनिया कैसे जीती जा सकती है, यह इस एपिसोड में समझाया गया है। दोस्तों, 7 आदतों में से पहली आदत क्या है, यह जानने के लिए पूरा एपिसोड सुनिए। दोस्तों, पूरा सुनिए सोने से पहले, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसमें उन 7 आदतों के बारे में आंशिक तौर पर बताया गया है और पहली आदत पूरी तफसील से बताई गई है। आइए चलिए सुनते हैं। खंड 2, व्यक्तिगत विजय। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। व्यक्तिगत अवलोकन के सिद्धांत। मेरी जानकारी में इससे अधिक उत्साहवर्धक तथ्य और कोई नहीं है कि मनुष्य में सचेतन प्रयास द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाने की निर्विवाद योग्यता होती है। हेनरी डेविड थोरो। इस पुस्तक को पढ़ते समय खुद से अलग हटकर खड़े होने की कोशिश करें। अपनी चेतना को कमरे के ऊपरी कोने में केंद्रित करके सोचें कि आप वहां खड़े होकर अपने मस्तिष्क की आंख से खुद को पढ़ते देख रहे हैं। क्या आप खुद को उस तरह देख सकते हैं जैसे आप किसी दूसरे को देख रहे हो? अब एक और काम करें, अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में सोचें। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था का वर्णन किस तरह करेंगे? अब एक पल के लिए इस बारे में सोचें कि आपका मस्तिष्क किस तरह काम कर रहा है। क्या यह फुर्तीला और चौकस है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका मस्तिष्क इस समय 2 भागों में बटा हुआ है? एक तरफ तो आपका मस्तिष्क यह मानसिक अभ्यास कर रहा है और दूसरी तरफ यह मूल्यांकन कर रहा है कि इससे क्या सबक मिलेगा। आपने अभी जो किया है वह करने की योग्यता सिर्फ मनुष्यों में होती है, जानवरों में यह योग्यता नहीं होती। हम इसे आत्म जागरूकता या अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहते हैं। इसी वजह से मनुष्य दुनिया के समस्त वस्तुओं का स्वामी है और पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुभवों के साथ साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यही वजह है कि हम नई आदतें डाल सकते हैं और पुरानी आदतें छोड़ सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे मूड भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे विचार भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हम इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। यह तथ्य हमें इन चीज़ों तथा प्राणी जगत से अलग करता है। आत्म जागरूकता हमें अलग खड़े होने में सक्षम बनाती है और उस तरीके की जांच में भी जिससे हम खुद को देखते हैं। हमारे स्वयं के पैराडाइम की जो प्रभावकारिता का सबसे मूलभूत पैराडाइम है, यह न सिर्फ हमारे नज़रिए तथा व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम दूसरे लोगों को किस तरह देखते हैं। यह मानव जाति के मूलभूत स्वभाव का हमारा नक्शा बन जाता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इससे आगे बढ़ें। इसे आगे पढ़ना शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसे जैसे आप पूरा सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, इसलिए कृपया पूरा सुनिए। दरअसल जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम खुद को किस तरह देखते हैं और दूसरों को किस तरह देखते हैं, तब तक हम यह नहीं समझ सकेंगे कि दूसरे स्वयं को और उनके संसार को किस तरह देखते या अनुभव करते हैं। यह ज्ञान न होने से हम उनके व्यवहार का विश्लेषण करते समय उन पर अपने इरादे थोप देंगे और इसके बावजूद खुद को निष्पक्ष समझेंगे। यह हमारी व्यक्तिगत क्षमता को बहुत सीमित कर देता है और दूसरों से जुड़ने की हमारी योग्यता को भी। परंतु आत्म जागरूकता की अनूठी मानवीय प्रतिभा की बदौलत हम अपने पैराडाइम की जांच कर सकते हैं। हम यह तय करने के लिए उनकी जांच कर सकते हैं कि वे वास्तविकता या सिद्धांतों पर आधारित हैं या फिर वे कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक दर्पण। मान लीजिए हमारे मन में अपनी सिर्फ
वही छवि है जो सामाजिक दर्पण में दिखाई देती है। यानी यह वर्तमान सामाजिक पैराडाइम तथा हमारे आसपास के लोगों के विचारों, अनुभूतियों और पैराडाइम से उत्पन्न होती है। अगर हम ऐसी छवि देखते हैं तो अपने बारे में हमारे विचार किसी मेले के विचित्र शीशों के दिखते प्रतिबिंब की तरह होंगे। तुम कभी समय पर नहीं आते हो, तुम कभी चीज़ों को व्यवस्थित क्यों नहीं रख पाते हो, तुम्हें तो कलाकार होना चाहिए, तुम घोड़े की तरह खाते हो, मुझे यकीन नहीं होता तुम जीत गए। यह बहुत आसान है, फिर भी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये अवलोकन अव्यवस्थित और असंगत है। प्रायः इस तरह के अवलोकन, प्रतिबिंब कम और दूसरों के विचारों का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ज़्यादा होते हैं। यह हमारे वास्तविक स्वरूप का सटीक या त्रुटिहीन प्रतिबिंब नहीं दिखाते। इसके बजाय इनसे यह पता चलता है कि हमें जानकारी देने वाले लोगों की चिंताएं और चारित्रिक कमजोरियां क्या हैं। वर्तमान सामाजिक पैराडाइम का प्रतिबिंब हमें बताता है कि हम काफ़ी हद तक कंडीशनिंग और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। हालांकि हम कंडीशनिंग को अपने जीवन की प्रबल शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु अगर हम कहें कि हम सिर्फ इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं और हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारा नक्शा पूरी तरह अलग होगा। वास्तव में 3 सामाजिक नक्शे होते हैं। नियतिवाद की सबसे लोकप्रिय अवधारणाएं हैं जो अलग अलग या सामूहिक रूप से मानव स्वभाव की व्याख्या करती हैं। आनुवंशिक नियतिवाद, जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, मूलतः कहता है कि आपके बाप दादाओं के कारण आप इस तरह के हैं, इसलिए आपका स्वभाव ऐसा है। आपके परदादाओं का गुस्सा तेज था और यह आपके भी डीएनए में आ गया है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा है और आपको यह विरासत में मिला है। इसके अलावा आप आयरलैंड के हैं और गुस्सा आयरलैंड के स्वभाव में होता है। मानसिक नियतिवाद मूलतः कहता है कि आपके माता पिता के कारण आप इस तरह के हैं। आपके पालन पोषण और बचपन के अनुभवों ने आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों और चारित्रिक संरचना को आकार दिया है, इसलिए आप किसी समूह के सामने खड़े होने में डरते हैं। आपके माता पिता ने आपको इसी तरीके से पाला है। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपराध बोध इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने दिल की गहराई में वह भावनात्मक प्रोग्रामिंग याद है। जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे, आपको वह भावनात्मक दंड, अस्वीकृति तथा किसी दूसरे के साथ हुई तुलना याद है जब आपने अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। परिवेशीय नियतिवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, मूलतः कहता है कि अपने बॉस के कारण आप ऐसे हैं, या अपने जीवन साथी के कारण, या अपने उदंड किशोर पुत्र, या अपनी आर्थिक स्थिति, या फिर राष्ट्रीय नीतियों के कारण। आपके परिवेश में मौजूद कोई व्यक्ति या वस्तु आपकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इनमें से हर नक्शा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी पर आधारित है। इस सिद्धांत के बारे में सोचते समय हम अक्सर कुत्तों के साथ पावलोव के प्रयोगों के संदर्भ में सोचते हैं। मूलतः यह विचार यह है कि हमारी कंडीशनिंग इस तरह हुई है ताकि हम किसी विशिष्ट उद्दीपन पर एक विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करें। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये नियतिवाद नक्शे क्षेत्र का कितना सटीक और प्रभावी वर्णन करते हैं। ये दर्पण मनुष्य के वास्तविक स्वभाव की कितनी स्पष्ट छवि दिखाते हैं। क्या ये स्वयं पूरी होने वाली भविष्यवाणियां हैं? क्या ये उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जिन्हें हम अपने भीतर तर्क संगत ठहरा सकते हैं? उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच इन सवालों के जवाब में मैं आपको विक्टर फ्रैंकल की प्रेरणादायी कहानी सुनाना चाहूँगा। फ्रैंकल एक नियतिवाद थे। वे फ्रॉयड की मनोवैज्ञानिक परंपरा के समर्थक थे, जिसके अनुसार आपके साथ बचपन में जो भी होता है उसी से आपका चरित्र व्यक्तित्व बनता है। यही मूल रूप से आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। आपके जीवन की सीमाएं और दायरे पहले से ही तय हो चुके हैं और बुनियादी तौर पर आप इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकल एक यहूदी मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें जर्मनी के नाजी मृत्यु शिविरों में कैद करके रखा गया, जहां उन्हें अमानवीय यातना का शिकार होना पड़ा। उन्हें दी गई यातनाएं मानवीय गरिमा की इतनी प्रतिकूल और विभत्स थीं कि हम उनकी बात करते समय भी कांप उठते हैं। उनके माता पिता, भाई और पत्नी शिविरों में मर गए।
या उन्हें गैस की भट्टी में झोंक दिया गया। उनकी बहन को छोड़कर उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। खुद फ्रैंकल ने भी बहुत यातनाएं झेलीं तथा अनगिनत अपमान सहे। उन्हें यह तक मालूम नहीं था कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। क्या उन्हें गैस की भट्टी में झोंक कर मार दिया जाएगा, या फिर वे उन बचे हुए लोगों में होंगे जो दुर्भाग्यशाली मृतकों की लाशें हटाएंगे या बेलचों से उनकी राख समेटेंगे। एक दिन एक छोटे से कमरे में वे अकेले निर्वस्त्र बैठे थे। इस दारुण स्थिति में वे उस बारे में जागरूक हुए जिसे उन्होंने बाद में अंतिम मानवीय स्वतंत्रता कहा। वह स्वतंत्रता जिसे उनके नाजी आतताई उनसे नहीं छीन सकते थे। वे लोग फ्रैंकल के पूरे परिवेश को नियंत्रित कर सकते थे। वे उनके शरीर के साथ मनमानी कर सकते थे। परंतु विक्टर फ्रैंकल आत्म जागरूक इंसान थे जो अपनी स्थिति को किसी अवलोकनकर्ता की तरह देख सकते थे। उनकी मूलभूत पहचान सलामत थी। वे अपने मन में यह फैसला कर सकते थे कि यह सब उन्हें किस तरह प्रभावित करेगा। उनके साथ जो हो रहा था यानी उद्दीपन और इस पर उनकी प्रतिक्रिया के बीच उनके पास प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता या शक्ति थी। अपने दुखद अनुभवों के बीच फ्रैंकल ने कल्पना का प्रयोग करके खुद को भिन्न परिस्थितियों में देखा। उन्होंने कल्पना की कि मृत्यु शिविरों से मुक्त होने के बाद वे अपने विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान दे रहे हैं। वे अपने मस्तिष्क की आंख से खुद को क्लासरूम में देख रहे थे और उस काल्पनिक व्याख्यान में वे अपने विद्यार्थियों को वही सबक सिखा रहे थे जो वे उस समय घोर यातना के दौरान सीख रहे थे। इस तरह खुद पर मानसिक, भावनात्मक और नैतिक अनुशासन रखने के बाद, जिसमें खास तौर पर स्मृति तथा कल्पना का प्रयोग शामिल था, वे अपनी स्वतंत्रता के छोटे से बीज को पोषण देने लगे। वे इसका निरंतर अभ्यास करने लगे जिसके परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास नाजी आतताइयों से अधिक स्वतंत्रता हो गई। नाजियों के पास शारीरिक आज़ादी थी और परिवेश से चुनने के लिए अधिक विकल्प थे, परंतु फ्रैंकल के पास अधिक मानसिक स्वतंत्रता थी, यानी उनके पास अपने विकल्प चुनने की अधिक आंतरिक शक्ति थी। वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए, जिनमें कुछ नाजी सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने दुख को सार्थक ढंग से झेलने और जेल के जीवन में भी गरिमा बनाए रखने में दूसरों की मदद की। फ्रैंकल ने अत्यंत अपमानजनक परिस्थितियों में भी आत्म जागरूकता की अपनी मानवीय प्रतिभा का प्रयोग करते हुए मानव स्वभाव के बारे में एक मूलभूत सिद्धांत खोजा। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच मनुष्य के पास प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता में वे प्रतिभाएं शामिल हैं जो हमें अनूठे रूप से मानवीय बनाती हैं। आत्म जागरूकता के अलावा हमारे पास कल्पना है। हमारा मस्तिष्क अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे जाकर कल्पना लोक में विचरण करने में सक्षम है। हमारे पास विवेक है। हम में सही और गलत का बोध होता है। हम में अपने व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की गहरी आंतरिक जागरूकता होती है। हमारा विवेक हमें बताता है कि हमारे विचार और कार्य किस हद तक इन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और हमारे पास आत्मनिर्भर इच्छा है। हम में बाकी सभी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी आत्म जागरूकता के आधार पर कार्य करने की योग्यता होती है। सबसे बुद्धिमान जानवरों के पास भी इनमें से कोई प्रतिभा नहीं होती है। कंप्यूटर की शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा जाए तो उनकी प्रोग्रामिंग सहज प्रवृत्तियों और या प्रशिक्षण द्वारा होती है। जानवरों को जिम्मेदार होने का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता है, परंतु वे प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरे शब्दों में, वे स्वयं को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। वे अपनी प्रोग्रामिंग नहीं बदल सकते। वे इस बारे में जागरूक भी नहीं होते हैं। परंतु अपनी अनूठी मानवीय प्रतिभाओं की बदौलत हम अपने लिए ऐसे नए प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमारी सहज प्रवृत्तियों और प्रशिक्षण से पूरी तरह अलग हों। यही वजह है कि जानवरों की क्षमता तुलनात्मक रूप से सीमित होती है, जबकि इंसानों की असीमित होती है। परंतु अगर हम जानवर की तरह रहें, यानी अपनी सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और कंडीशनिंग के अनुरूप ही कार्य करें, अगर हम अपनी सामूहिक स्मृति से ही संचालित हों, तो हम भी उन्हीं की तरह सीमित हो जाएंगे। नियतिवादी पैराडाइम मूलतः चूहे, बंदर, कबूतर तथा कुत्ते जैसे जानवरों और मनोरोग से पीड़ित न्यूरोटिक साइकोटिक लोगों के अध्ययन में सही साबित होता है। हो सकता है कि यह कुछ शोधकर्ताओं के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करता हो, क्योंकि इसे नापा जा सकता है।
तथा इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु मानव जाति का इतिहास और हमारी अपनी आत्म जागरूकता बताती है कि यह नक्शा क्षेत्र या सटीक या त्रुटिहीन वर्णन नहीं करता है। हमारी अनूठी मानवीय प्रतिभाएं हमें पुरानी जगत से ऊपर उठाती हैं। हम इन प्रतिभाओं का जितना अभ्यास करेंगे और उन्हें जितना विकसित करेंगे, हमें अपनी अनूठी मानवीय क्षमता का दोहन करने की उतनी ही अधिक शक्ति मिलेगी। उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया के बीच में हमारी महानतम शक्ति है प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। प्रोएक्टिविटी की परिभाषा। मानव स्वभाव के मूलभूत सिद्धांत की अपनी खोज के दौरान फ्रैंकल ने खुद का एक सटीक नक्शा बनाया। इस नक्शे के सहारे उन्होंने प्रोएक्टिविटी की इस आदत को विकसित करना शुरू किया, जो किसी भी तरह के परिवेश में अति प्रभावकारी व्यक्ति की सबसे पहली मूलभूत आदत है। उद्दीपन, चुनने की स्वतंत्रता, प्रतिक्रिया, इसके बाद आत्म जागरूकता, कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर इच्छा। हालांकि प्रोएक्टिविटी अब मैनेजमेंट की पुस्तकों में आम शब्द बन गया है, परंतु इसके बावजूद यह आपको अधिकांश शब्दकोशों में नहीं मिलेगा। इसका अर्थ सिर्फ पहल करने से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इंसानों के रूप में हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम है। हम भावनाओं के जीवन मूल्यों के अधीन रख सकते हैं। अपना मनचाहा परिणाम हासिल करने के लिए हमारे पास पहल करने की शक्ति है और जिम्मेदारी भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी शब्द को देखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। अति प्रोएक्टिव व्यक्ति उस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। उनकी भावनाओं पर आधारित परिस्थितियों का परिणाम होने की बजाय उनका व्यवहार उनके अपने सचेतन चुनाव का परिणाम है, जो जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। क्योंकि हम स्वभाव से प्रोएक्टिव हैं, इसलिए अगर हमारा जीवन कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों द्वारा संचालित है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सचेतन निर्णय के द्वारा चुनाव करके या अनिर्णय की वजह से इन चीज़ों को हमें नियंत्रित करने की शक्ति दे दी है। इस तरह का चुनाव करते समय हम रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उनके नज़रिए और कार्य शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं और अगर गुणवत्तापूर्वक कार्य करना उनका जीवन मूल्य है तो वे इस बात से प्रभावित नहीं होते कि मौसम उनके अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वे सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति दूसरों के व्यवहार की नींव पर अपना भावनात्मक जीवन बनाते हैं और दूसरे लोगों की कमजोरियों को खुद को नियंत्रित करने की अनुमति दे देते हैं। भावावेग को जीवन मूल्यों के अधीन रखने की योग्यता प्रोएक्टिव व्यक्ति का सार है। रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और परिवेश से संचालित होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों तथा संचालित होते हैं, जिन्हें उन्होंने सावधानी पूर्वक विचार करके सुना है और अपने जीवन में अपनाया है। प्रोएक्टिव व्यक्ति भी बाहरी उद्दीपनों से प्रभावित होते हैं, चाहे वे शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक हों, परंतु उद्दीपन के प्रति उनके चेतन या अचेतन प्रतिक्रिया जीवन मूल्य पर आधारित चुनाव या प्रतिक्रिया होती है। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। गांधी जी के शब्दों में, अगर हम अपना आत्मसम्मान न छोड़ें तो कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। हमारे साथ जो होता है उससे हम उतने दुखी नहीं होते जितने कि उस पर हमारी सहमति और हमारी इच्छा से दी गई अनुमति की वजह से होते हैं। मैं मानता हूं कि भावनात्मक रूप से इसे स्वीकार करना बहुत कठिन है, खासकर तब जब हम वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियों या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आ रहे हों। परंतु जब तक कोई व्यक्ति गहराई और ईमानदारी से यह नहीं कहता, मैं आज जो कुछ हूँ उन चुनावों के कारण हूँ जो मैंने कल किए थे, तब तक वह यह भी नहीं कह सकता कि मैं बदलने का चुनाव करता हूँ।
एक बार जब मैं सैक्रामेंटो में प्रोएक्टिविटी के विषय पर बोल रहा था तो भाषण के बीच में एक महिला श्रोता खड़ी हुई और रोमांचित होकर बोलने लगी। वहाँ बहुत से श्रोता बैठे थे और जब बहुत सी आंखें उसे घूरने लगीं तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी, इसलिए वह शर्मिंदा होते हुए बैठ गई। बहरहाल वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी, इसलिए वह अपने आसपास बैठे लोगों से बातें करने लगी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या हुआ था यह जानने के लिए मैं इतना अधीर हो गया कि मुझसे ब्रेक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। आखिरकार जैसे ही ब्रेक हुआ मैं तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपना अनुभव सुनाना चाहती है। उसने आवेश में कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं दुनिया के सबसे बड़े आलोचक और एहसान फरामोश आदमी की नर्स हूँ। उसके लिए मैं चाहे कितना भी अच्छा करूँ वह कभी संतुष्ट ही नहीं होता। वह कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता और मेरी जी तोड़ कोशिशों को अनदेखा कर देता है। वह हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है और मेरे हर काम में गलतियां निकालता रहता है। इस आदमी ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है और मैं अक्सर अपनी कुंठा का गुबार अपने परिवार पर निकालती हूँ। दूसरी नर्सें भी मेरी तरह महसूस करती हैं। हम सब उसकी मौत की दुआ मांगते हैं। और आपका दुस्साहस देखिए, आप वहाँ पर खड़े होकर यह सुझाव दे रहे थे कि कोई भी बात या व्यक्ति मेरी सहमति के बगैर मुझे दुखी नहीं कर सकता और मैंने खुद अपने भावनात्मक जीवन को दुखी बनाने का चुनाव किया है। देखिए, मैं किसी भी तरह इस बात से सहमत नहीं हो सकती थी, परंतु मैं इसके बारे में सोचती रही। मैंने सचमुच अपने दिल में झांक कर देखा और पूछा, क्या मेरे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है? जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मुझ में वह शक्ति है, जब मैंने उसकी कड़वी गोली को निगला और यह पाया कि मैंने खुद ही दुखी होने का चुनाव किया था, तो मुझे यह एहसास भी हुआ कि मैं दुखी न होने का भी चुनाव कर सकती हूँ। उसी पल मैं खड़ी हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं सैन क्वेंटिन जेल से बाहर निकल रही हूँ। मैं चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताना चाहती थी, मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं जेल से बाहर आ रही हूँ। अब मैं खुद को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रित नहीं होने दूंगी। हमारे साथ जो होता है वह हमें उतना दुख नहीं पहुँचाता जितना कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया। जाहिर है, घटनाएं हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से दुख पहुंचा सकती हैं और हमारे जीवन को कष्टकारी बना सकती हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि इससे हमारे चरित्र या मूलभूत पहचान को जरा भी चोट पहुंचे। हमारे सबसे मुश्किल अनुभव दरअसल वे उपकरण हैं जो हमारे चरित्र को ढालते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं, हमें भविष्य में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की स्वतंत्रता देते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरक शक्ति देते हैं। फ्रैंकल उन कई लोगों में से हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी दूसरों को ऊपर उठाने तथा प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता विकसित कर पाए। वियतनाम की युद्ध बंदियों की आत्मकथा के प्रसंग भी इसके समर्थन में प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में काया पलट करने वाली शक्ति होती है और इस स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भरे प्रयोग से जेल की संस्कृति तथा कैदियों पर भी प्रभाव डाला जा सकता है। यह तब जितना सही था आज भी यह उतना ही सही है। हम सब ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, या लाइलाज बीमारी या गंभीर शारीरिक अक्षमता के शिकार हैं, परंतु इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रबल भावनात्मक शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी अखंडता से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। हम पर कोई और चीज़ इतना ज़्यादा या इतना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ती जितना यह एहसास कि कोई व्यक्ति दुख और परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति उस जीवन मूल्य को जीता तथा अभिव्यक्त करता है जो जीवन को प्रेरित करता है, परिष्कृत करता है और उसे ऊंचा उठाता है। मेरे और सैंड्रा के जीवन का बहुत प्रेरक समय वह था जब हम 4 साल तक अपने प्रिय मित्र कैरोल के संपर्क में रहे, जिन्हें कैंसर हो गया था। वह सैंड्रा की दुल्हन सखी थीं तथा दोनों ही 25 साल से पक्की सहेलियां थीं। जब कैरोल बीमारी की अंतिम अवस्था में थी तो सैंड्रा ने उनके साथ काफ़ी समय बिताया।
कैरोल अपने जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहती थी और सैंड्रा ने इस काम में उनकी मदद की। जब भी सैंड्रा काफ़ी समय तक यह मुश्किल काम करने के बाद लौटती थी तो वह अपनी सहेली के साहस पर अद्भुत प्रशंसा से अभिभूत व मंत्रमुग्ध नजर आती थी। उसकी सहेली अपने बच्चों के नाम विशेष संदेश भिजवा रही थी जो उन्हें उनके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भविष्य में दिए जाए। कैरोल कम से कम दर्द निवारक दवाइयाँ लेती थी ताकि वे अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकें। फिर वे एक टेप रिकॉर्डर में अपने शब्द रिकॉर्ड करती थीं या सैंड्रा को बोलकर लिखाती थीं। कैरोल इतनी प्रोएक्टिव और बहादुर थीं, वे दूसरों की इतनी परवाह करने वाली थीं कि वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बन गईं। मैं उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब कैरोल की मृत्यु से एक दिन पहले मैंने उनकी आंखों में गहराई से झांका। मैंने देखा कि उस गहरी वेदना के बीच भी उन्हें अपने प्रबल आंतरिक महत्व का एहसास था। मैं उनकी आंखों में चरित्र, योगदान और सेवा का जीवन देख सकता था तथा दूसरों के प्रति प्रेम, परवाह और प्रशंसा का भी। वर्षों से मैं लोगों के समूहों से पूछ रहा हूँ कि उनमें से कितनों ने किसी मरते हुए व्यक्ति से प्रेरणा पाई है जिसका गजब का सकारात्मक नजरिया हो, जिसने अंत तक प्रेम और करुणा संप्रेषित की हो तथा जिसने अविश्वसनीय रूप से दूसरों की सेवा की हो। आमतौर पर 1/4 श्रोता इसका जवाब हाँ में देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि उनमें से कितने लोग इन व्यक्तियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। कितनों के जीवन इस साहस से प्रेरणा पाकर बदल गए, चाहे यह परिवर्तन अस्थायी ही क्यों ना हो, और कितने लोग सेवा तथा करुणा के ऐसे उत्कृष्ट कार्यों से गहराई में आंदोलित व प्रेरित हुए। लगभग हमेशा सभी 1/4 श्रोता इसका जवाब भी हाँ में देते हैं। विक्टर फ्रैंकल सुझाव देते हैं कि जीवन में 3 केंद्रीय मूल्य होते हैं: अनुभवात्मक, एक्सपीरियंटल यानी जो हमारे साथ होता है, रचनात्मक, क्रिएटिव यानी जिसे हम अस्तित्व में लाते हैं, और दृष्टिकोणात्मक, एटीट्यूडनल यानी जो प्रतिक्रिया हम लाइलाज बीमारी जैसे मुश्किल परिस्थितियों में करते हैं। लोगों के साथ मेरी अनुभव से फ्रैंकल की बात की पुष्टि होती है। मेरे विचार से पैराडाइम या रीफ्रेमिंग के संदर्भ में इन तीनों जीवन मूल्यों में सर्वोच्च मूल्य दृष्टिकोणात्मक का है। दूसरे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीवन के अनुभवों पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। मुश्किल परिस्थितियां अक्सर पैराडाइम में परिवर्तन करती हैं और संदर्भों के बिल्कुल नए मानदंडों की रचना करती हैं जिनके द्वारा लोग दुनिया को, स्वयं को और अन्य लोगों को देखते हैं, और यह भी कि जीवन उनसे क्या अपेक्षाएं कर रहा है। उनका अधिक व्यापक नज़रिया उन दृष्टिकोणात्मक जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो हम सबको ऊपर उठाते और